हाय, आई एम डॉक्टर अजयराम और आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कि मैं फर्स्ट टाइम ये इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी, जिसे हम हिंदी में बांझपन बोलते हैं। ये इनफर्टिलिटी या बांझपन पुरुष और महिला में दोनों में होती है, बट ज़्यादातर महिलाएं जो हैं बांझपन का शिकार होती हैं। और बांझपन एक ऐसा प्रॉब्लम्स है महिलाओं में जो उनको मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक पीड़ा देती है। जब एक शादीशुदा महिला को बच्चा नहीं होता है और उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बांझपन में हम बताएंगे। तो बांझपन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। अगर एक पति पत्नी 1 साल लगातार रिलेशन बनाए, संबंध बनाए, वो भी बिना प्रोटेक्शन के, और फिर भी वो प्रेग्नेंट ना हो, उसे हम बांझपन बोलते हैं। और ये बांझपन, जैसे मैंने बताया कि ये पुरुष और महिला में दोनों में होती है, बट ज़्यादातर महिलाओं में बांझपन पाया जाता है। और ये बांझपन जो है, इसके कारण क्या है, इसका टेस्ट क्या है, और इसका उपाय या ट्रीटमेंट, उपाय या चिकित्सा, जो कि आज हम डिटेल में बताएंगे। औरतों में जो शादी का एज होता है, वो रिसर्च के द्वारा पता चला है कि 16 साल से लेकर और 34 साल तक जो एक्चुअल मैरिज का एज होता है, वो 16 साल से 34 साल। ये बहुत ही अच्छा एज होता है महिलाओं में प्रेगनेंसी होने का। तो शादी जो है समय पे अगर हो, जैसे कि लड़कियों की शादी अगर 22, 24, 26 एज में हो, तो उन्हें ये समस्या कम होती है। अब हम इनफर्टिलिटी कारण बताएंगे, किस कारण से होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर। दूसरा है इंडोमेट्रियोसिस। तीसरा है पेल्विक एडिशन। चौथा है ट्यूबल ब्लॉकेज। चौथा है अदर प्रॉब्लम्स। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर क्या रहता है कि किसी किसी महिला को अंडा जो है ओव्यूलेशंस कम होता है या नहीं होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के लिए जो ओवुलेशन होता है वो 18 mm से लेकर 20 mm तक होता है ओवम का। तो कभी कभी क्या होता है कि ओवुलेशन का साइज कम रहता है या ओवुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ओवुलेटरी डिसऑर्डर होता है। और ये क्यों होता है, किसी को पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या होती है, या किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस, जो सेक्स हार्मोन होते हैं महिलाओं में जो पीरियड को मेंटेन करते हैं, जैसे एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एंटीमुलर हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते हैं जो ओवुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उसकी वजह से होता है। दूसरा क्या है, इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस बोले तो ये यूट्रस का पार्ट होता है। तो ये बाहर का जो लेयर होता है यूट्रस का, बच्चेदानी का, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं।
कभी कभी बच्चेदानी में सूजन होने से, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड या गांठ पड़ जाने से, या कभी कभी बच्चेदानी के अंदर जगह, जैसे सूजन होने से जगह कम हो जाने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी ठहरता नहीं है। और कभी कभी बच्चेदानी डबल होता है, दो दो बच्चेदानी हो जाने से प्रेगनेंसी 1 महीना में या 2 महीना में या 3 महीना में अबॉर्ट होती रहती है। तो ये होता है कि बच्चेदानी से रिलेटेड इश्यू। तीसरा है पेल्विक एडिशन, जैसे किसी को प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है या पेल्विक एरिया में, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, या उसको पेल्विक एरिया में भी सूजन होता है या इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से ये इशू होता है। चौथा है ट्यूबल ब्लॉक। तो जो ट्यूब होता है महिलाओं में, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो क्या होता है, ये ओवरी से जो ओवम निकलता है वो यहाँ पे आके ट्यूब में, और स्पर्म जो होता है यहाँ से आके यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज। तो क्या होता है, कभी कभी ये ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से जो ब्लॉकेज होता है ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज। कभी कभी एक साइड होता है, कभी कभी दोनों साइड ब्लॉक होता है। तीसरा है अदर इशू। अदर प्रॉब्लम में जैसे किसी को ओबेसिटी है, ज़्यादा मोटे हैं, या फिर किसी को शुगर की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, या किसी को थायराइड की समस्या है, या किसी को जैसे फाइनेंशियल इशू, या फिर इन्फेक्शंस, या फैमिली इशू, या पार्टनर इशू, ऐसा कुछ समस्या रहती है। और उसके बाद मेल में कभी कभी उनका टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, उनका स्पर्म मोटिलिटी का प्रॉब्लम्स होता है, जो कि यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं स्पर्म, उससे भी ये होता है। और कुछ मेंटली जैसे सोच रहती है, डिप्रेशंस हुआ या टेंशन्स हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। तो एक बात ध्यान रखें, अगर किसी को इनफर्टिलिटी है या कुछ इशू है, तो हमेशा उनका पीरियड का हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो उनका अगर पीरियड का हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि उनका मेंसेस कब होता है कब नहीं होता है, तो फर्स्ट है मेनार्के। इनका जो पहला पीरियड लाइफ में आया है वो कब आया है, जैसे 12 ईयर्स में या 13 ईयर्स में। फिर दूसरा है उनका रेगुलरिटी, उनका पीरियड रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर उनका मंथली मंथली पीरियड होता है तो गेस कर सकते हैं कि ओवुलेशन किस दिन को होगा। और तीसरा यहाँ पे आता है ब्लीडिंग फेस, उनको ब्लीडिंग बराबर होती है 3 से 4 दिन या 5 दिन, ये भी इनका पता करना जरूरी है। तो ये होता है उनका पीरियड रिलेटेड जो भी इशू होता है, ये जरूरी है पूछना पेशेंट से। अब उसके बाद आते हैं टेस्ट। इसमें क्या क्या टेस्ट कराएं, क्या टेस्ट ना कराएं, ये बहुत ही मुख्य है, क्योंकि इनफर्टिलिटी ऐसा इशू है जो इनमें बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो टेस्ट में जैसे होता है कि मेल को इसमें टेस्ट कराना पड़ेगा, जैसे सीमन एनालिसिस हो गया, उसके बाद शुगर हो गया, आरबीएस हो गया, फिर उसके बाद HbA1c हो गया, और एक हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम हार्मोन बोलते हैं, मेल में रहता है, तो टेस्ट कराने की जरूरत है। और फीमेल में जो रहता है, फीमेल में इनमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हार्मोन टेस्ट हो गया, हार्मोन में होता है कि LH हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हो जाता, सॉरी प्रोजेस्टेरोन हो जाता है, उसके बाद में थायराइड टेस्ट हो जाता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में इनका हीमोग्लोबिन है, फिर शुगर है, फिर HbA1c है, और उसके बाद में हिस्ट्रोस्कोपी। ये सबसे आइडियल टेस्ट होता है हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें गर्भकोश को देखते हैं। और फिर उसके बाद आता है लैप्रोस्कोपिक।
जिसमें ट्यूब ब्लॉक है क्या है वो पता चलता है, सभी देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो महिलाओं में कराना पड़ता है। और उसके बाद में अभी इसका आता है उपाय या ट्रीटमेंट। अगर किसी को बांझपन है या इनफर्टिलिटी है तो उसका इलाज क्या है और उसका उपाय क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर किसी को बांझपन है तो गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर और दिए गए निर्देश को फॉलो करें। उसके बाद में इसके हम कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ट्रीटमेंट जैसे रहेगा, अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट रहेगा। और अगर किसी को जैसे एस्ट्रोजन ज़्यादा सेक्रेशन होता है तो एस्ट्रोजन कंट्रोल थेरेपी, जैसे उसको हम क्लोमिफेन सिट्रेट से स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो हम लेट्रोजॉल शुरू करेंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं शुरू हो रहा है या किसी को एग बनने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे किसी का एग नहीं बनता है या एग बनता है तो साइज छोटी रहती है, तो उनमें हम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं, उसको भी होता है। और उसके बाद में अदर सपोर्टिव मेडिसिन, जैसे किसी को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, या किसी को यूट्रस का इशू है तो यूट्रस सपोर्टिव सिरप या मेडिसिन देते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है वो 3 to 6 मंथ कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में काउंसिल करेंगे दोनों पति पत्नी को कि कब वो साथ में रहें, कब रिलेशन बनाएं, उनका कब आइडियल टाइम होता है रिलेशन बनाने का। और उनके साथ कुछ उनको और भी जैसे जानकारी इंफॉर्मेशन, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने को बोलेंगे और पेशेंट को कब कैसे रहना है ये बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उनको फैमिली सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट और उनको बहुत ज़रूरी है हैप्पी रखना, खुश रहना, टेंशन कम करें। और उसके बाद में है जनरली एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि जो औरतों में जो इशू ज़्यादा हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं भूल गया बताना, लेट मैरिज। एक है कि लेट मैरिज या फिर लेट डिसीजन, लेट फैमिली डिसीजन, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग, वैसे देखा जाए तो शादी का जो एज होता है, जो आइडियल एज है, तो वो जैसे कि लड़कियों में ज़्यादातर 20 से 25 के साथ बीच में शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको माँ बनने का अवसर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर किसी की शादी है तो वो, कुछ लोग को मैं देखा हूँ कपल्स को मेरे पास आते हैं, या कुछ लोग बहुत सारे दवाइयाँ खा के रखते हैं, जैसे एबॉर्शन का पिल्स हुआ या फिर कुछ मेडिसिन रहता है, तो जिससे क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात है यहाँ पे लेट मैरिज मैंने टॉपिक छेड़ा है तो उसके बताएंगे कि समय पे शादी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता है। और शादी के 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो कपल्स को एडवाइस रहेगा कि आप 1 साल के अंदर अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ कोई मेडिसिन खा के अवॉइड मत करिए। क्योंकि जब भी साल भर के बाद दूसरा साल जब बीतता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होने लगते हैं और धीरे धीरे तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल आता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते 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 चले जाते हैं। और दूसरी बात रहेगा कि अगर किसी की शादी हो गई है तो क्या सोचते हैं कि इंजॉय करना चाहते हैं, तो जैसे नहीं हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अबॉर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उनको बच्चा चाहिए तो वो टाइम पे नहीं मिलता है, तो उनका डिसीजन लेट होता है। दूसरा है, स्पेशली मैं गर्ल्स को एडवाइस करूंगा, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बट ये ट्रू है और ये सच है। आप एजुकेट होइए, एजुकेशन लीजिए, हायर एजुकेशन कीजिए, बट आप कॉमनली देखेंगे तो कोई भी अगर अंडर ग्रेजुएट हो रहा है तो वो लगभग 23 या 24 साल में हो जाएगा। अगर वो फर्दर स्टडी भी कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 26 27 तक जाएगा। सो प्लीज़ 25 तक, 26 तक शादियां कर लें। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में या बेटर सर्च के करने के चक्कर में या इंजॉय करने के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद मत करिए।
ये बहुत ही अच्छा सलाह है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सारे लोगों को देखा है, नहीं सर मैं अभी खुद के पैर पे खड़ी होंगी या फिर खुद का सब कुछ करूंगी, तब तक एज निकल जाता है। एंड आपको अगर 30, 32, 35 क्रॉस हो रहा है, फिर आपको प्रेगनेंसी के चांसेस, फैमिली प्रेशर, बाहर के भी टेंशन्स होने लगते हैं, तो दिक्कत होती है। और कुछ लड़कियों को मैं ये भी सुनता हूँ कि नहीं सर मैं बेटर ढूंढ रही हूँ, सो प्लीज़ देखो, जो जो भी आपको अच्छा लगे वैसा एक्सेप्ट कीजिए, बट मेरे सलाह ऐसा है कि जो एक्चुअल एज होनी चाहिए मैरिज की गर्ल्स की, वो लगभग 20 to 25 या 26, और बहुत ज़्यादा इश्यू है तो 28 तक भी, बट कर लीजिए। उससे बियॉन्ड जाने से आपको बहुत ही ज़्यादा इश्यू होने लगेगा। ये सब की बात नहीं बोल रहे हैं, बट इनफर्टिलिटी जो है हाईटेक सिटी में या सिटी में या वर्किंग को, जैसे कोई आईटी में काम कर रहा है, ऐसे लोगों को बहुत सारे इश्यू होते हैं। अब इसका लास्ट जो एक ट्रीटमेंट है उसका है आईयूआई और आईवीएफ। तो आईयूआई एक ट्रीटमेंट है जिसमें इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनाइजेशन, जिसमें स्पर्म को, सेमेन को अंदर डाल देते हैं। और दूसरा है आईवीएफ, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो ये तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। और मैं जेंट्स से भी बोलूँगा, पुरुष से भी और महिला से भी बोलूँगा, प्लीज़ ये बांझपन को ख़त्म करिए। बांझपन कोई बहुत ही रेयर प्रॉब्लम्स है, बट आप लोगों के नेग्लेक्ट करने से, लेट डिसीजन लेने से या लेट मैरिज करने से बांझपन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और प्लीज़ ऐसे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।